ओके स्टूडेंट्स, सर। आप सबको आ रही है मेरी आवाज? यस सर, यस सर। ठीक है जी, वी रिज्यूम द सेकंड सेशन। यहाँ तक तो आपको क्लियर है, ठीक है। तो इसकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन से अ, जब तक आप मायूस नहीं होंगे, आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म असल में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उसमें तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक से गुजारा कर लिया था, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म से, लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए जरूरी है, क्योंकि आगे जब हम इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह करेंगे तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? ये जो फेजर रिप्रेजेंटेशन, यहाँ तक सबको क्लियर है? जी सर। ठीक है जनाब। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आगे जब आप पढ़ेंगे ना, तो ये आपको बहुत काम आएगा। प्लीज इस टॉपिक को, बहुत आपको ड्राई लग रहा होगा लेकिन इसको बहुत गौर से सुनो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपके पास ऐसे वेव है 5 sin 2t, यानी कि a sin ओमेगा t लिखना चाहते हैं, ठीक है, उसकी स्पेसिफिक फॉर्म है। जब आप इसको फेजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो आप इसको इस तरह से करेंगे, ठीक है। एक फेजर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5, और ये 2 रेडियन पर सेकेंड से घूम रहे हैं, ठीक है। और t इज इक्वल टू 0 पे इसकी पोजीशन ये, सॉरी, ए कॉस, सॉरी, ये प्लीज कॉस कर दीजिए, ठीक है। 5 cos 2t है, तो ये 5 इसका मैग्नीट्यूड है, t इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू थी 5, t इज इक्वल टू 0 पे इसका जो थीटा था वो था 0, ये यानी कि बिल्कुल एक्स एक्सिस पे था। फिर जैसे जैसे t बढ़ा तो ये 2 रेडियन पर सेकेंड पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गई? आ गई ये बात सबको समझ में? और अगर यही चीज को मैं ऐसे लिखना चाहूँ, ठीक है। यूलर्स आइडेंटिटी सबको पता है? ये पढ़ी है आपने, यूलर्स आइडेंटिटी मैथ्स में पढ़ी होगी। ई पावर जे थीटा किसके बराबर होता है? एनीबडी फ्रॉम द क्लास? ये पढ़ा होगा आपने, ई पावर जे थीटा और ई पावर माइनस जे थीटा किसके बराबर होता है? एनीबडी फ्रॉम द क्लास? मैथ्स में पढ़ा होगा ये आपने, सीवीटी में जरूर पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है। दिस थिंग इज इक्वल टू cos थीटा प्लस जे साइन, दिस थिंग इज इक्वल टू cos थीटा माइनस जे साइन। ये पढ़े हैं सबने? मेरी आवाज आ रही है सबको? जी सर, आ रही है। ये चीज पढ़ी है आप लोगों ने पहले? ये पढ़ा है? जी सर, ये ईएनए में पढ़ा है, ठीक है। आपने ईएनए में पढ़ा है या कहीं पे भी, ठीक है। तो ये बेसिकली यही चीज फेजर है, यही चीज फेजर है जो मैं अभी आपको जब से बता रहा हूँ। किसी भी साइनोसॉइडल फंक्शन को फेजर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो यही चीज फेजर है, ठीक है। बेसिकली इसको हम इस फॉर्म में क्यों लिखते हैं फेजर को, इसकी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको इस फॉर्म में हम ये लिख पाते हैं, cos थीटा प्लस जे साइन थीटा। कोई भी अगर फेजर हो आपके पास इस तरह से होता है, जिसका एंगल है थीटा और इसका मैग्नीट्यूड है लेट्स से 1 है, ठीक है? यहाँ पे मैग्नीट्यूड इसका 1 है, तो यहाँ पे भी 1 ले लें, ठीक है। अब इसकी जब प्रोजेक्शन हम एक्स एक्सिस पे करेंगे तो क्या होगी, 1 cos थीटा, और इसकी प्रोजेक्शन वाई एक्सिस को हम लेते हैं इमेजिनरी एक्स, ठीक है। इसका एक्स एक्सिस होता है रियल, इसका जो वाई एक्सिस होता है वो इमेजिनरी एक्सिस होता है, तो इसलिए हम उसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी ये चीज रोटेट कर रही होती है, इसकी हम प्रोजेक्शन देख रहे होते हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। तो जब ये बिल्कुल t इज इक्वल टू 0 पे स्टार्ट होता है तो यहाँ से होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड एक्स एक्सिस में मैक्सिमम होता है और वाई एक्सिस में 0 होता है। तो एक्स एक्सिस में हम इसको लाइक इन करते हैं लाइक अ कॉस वेव, ठीक है। मैक्सिमम है, घूमते घूमते क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एक्स एक्सिस। फिर घूमते घूमते क्या हो जाएगा, दूसरे डायरेक्शन में मैक्सिमम चला जाएगा। फिर घूमते घूमते क्या हो जाएगा, वापस 0 चला जाएगा।
फिर घूमते घूमते वापस से पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम। एक्स एक्सिस पे जो है इसकी प्रोजेक्शन हम लेते हैं टू अ कॉस वेव लेते हैं, और इमेजिनरी एक्सिस पे जो इसकी प्रोजेक्शन लेते हैं वो हम लेते हैं लाइक अ साइन वेव। क्योंकि वाई एक्सिस पे ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, जब ये यहाँ पे बिल्कुल चला गया था तो वाई एक्सिस में जीरो पे चला गया। जब ये क्वार्टर साइकिल ले लेता है तो वाई एक्सिस में मैक्सिमम चला जाता है। ठीक है, तो दिस इज लाइक अ साइन वेव। आफ्टर टेकिंग अ क्वार्टर साइकिल ये मैक्सिमम है, इनिशियली वाई एक्सिस में जीरो है, क्वार्टर साइकिल के बाद मैक्सिमम चला गया, अनदर क्वार्टर साइकिल के बाद वापस जीरो चला गया, अनदर क्वार्टर साइकिल के बाद नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम चला गया, आफ्टर अनदर क्वार्टर साइकिल वापस से वाई एक्सिस में जीरो। वाई एक्सिस में जो इसकी प्रोजेक्शन लेते हैं हम वो लाइक अ साइन वेव लेते हैं, और एक्स एक्सिस में जो इसकी प्रोजेक्शन लेते हैं वो लाइक अ कॉस वेव लेते हैं। ठीक है, ये चीज अब सबको समझ में आ गई। ठीक है, यस सर। क्यों हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी आपके पास फंक्शन है, जैसे ये हो गया 5 cos ओमेगा टी, तो आप इसको जो है रिप्रेजेंट करेंगे फ्रॉम अ फेजर का मैग्नीट्यूड है 5, और ये घूम रहे एंटी क्लॉकवाइज विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा रेडियंस पर सेकंड। ठीक हो गया। टी इज इक्वल टू जीरो पे ये बिल्कुल यहाँ पे मौजूद था, और जैसे जैसे टी बढ़ता जा रहा है तो ये तरह से बढ़ता जा रहा है। ठीक हो गई मेरी बात। ठीक है, इसको जब आप रिप्रेजेंट करेंगे फेजर के फॉर्म में तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टू द पावर 5e टू द पावर j ओमेगा टी। ठीक हो गया, और यही चीज अगर ये होती है कोई फेज शिफ्ट भी होगा तो आप इसको करते हैं 5e j टू द पावर ओमेगा टी प्लस 5। तो ये साइनोसॉइडल वेव की फेजर नोटेशन है। इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो यही चीज आ जाएगी। Is everyone clear on this? Is everyone clear on this? यस सर। ठीक है, अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ जो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म में शायद आगे या शायद इसी कोर्स में आपके लिए हेल्पफुल हो। वो प्रॉपर्टी अभी स्लाइड्स पे भी है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी फेजर है इस तरह से e पावर j थीटा, और ये फेजर जाहिर बात है एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रहे हैं, पॉजिटिव फेजर एंटी क्लॉकवाइज, फेजर को आप दो में तोड़ सकते हैं, और पहले वाले को कहेंगे e पावर j हाफ, या सॉरी इसको रोटेटिंग फेजर दिखाने हैं तो थीटा को फिक्स नहीं कर सकते, थीटा को भी एक पॉजिटिव फेजर जो कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है उसको दो में तोड़ा जा सकता है। इट विल बी हैविंग हाफ द मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड देखें वन था, इनका मैग्नीट्यूड हो गया हाफ। वन पॉजिटिव फेजर कैन बी ब्रोकन इनटू, जैसे लेगो कंपोनेंट्स आपको बताया था ना, इसी तरह से इसको इसके लेगो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं जो कि दो है। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड वन से गिर के हो गया हाफ हाफ, और एक कंपोनेंट जो है वो अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं और दूसरा कंपोनेंट जो है वो क्लॉकवाइज कर रहे हैं। हम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को एंटी क्लॉकवाइज से एसोसिएट करते हैं, ये क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी को हमने नेगेटिव साइन से एसोसिएट किया। ठीक है, और इसको हम जो है वो वेरीफाई भी कर सकते हैं मैथमेटिकली, जो है ये वेरीफाई होकर आपको पूरा देगा। कैसे देगा ये हमें स्लाइड्स में आपको बता दें। गोइंग बैक टू द स्लाइड, सॉरी पिछली स्लाइड में, ठीक है ये नजर आ रही है हम सबको। यस। ठीक है,
तो नहीं इसमें नहीं है। ये जो उस वक्त मैंने आपको स्किप करा दिया था, बेसिकली ये के अंदर यही वाला कंसेप्ट है, ठीक है। सो इफ यू हैव वन पॉजिटिव फेजर, इसका मैग्नीट्यूड ए है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा था, ये इनिशियल फेज शिफ्ट है फाई। फेजर को हम दो में तोड़ सकते हैं, बोथ विल बी हैविंग हाफ द मैग्नीट्यूड एंड वन विल बी रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, जिसको हम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी से डिनोट करेंगे, और वन विल बी रोटेटिंग क्लॉकवाइज, जिसको हम नेगेटिव फ्रीक्वेंसी से डिनोट करेंगे। तो अगर इसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऐसे था, ठीक है, अब इसका देखें फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कैसे बनाए। इसका मैग्नीट्यूड है ए एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ नॉट, ये इसका एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बन गया। इसका फेज है फाई एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ नॉट, तो ये इसका फेज स्पेक्ट्रम बन गया, जो आपको पता है पहले से। किसी भी साइनोसॉइडल वेव का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बना सकते हैं, और ये फेजर उसी साइनोसॉइडल वेव की रिप्रेजेंटेशन होती है इन द फेजर फॉर्म। जब इसको हमने इसके कंपोनेंट्स में तोड़ दिया हमने, तो यही वाली चीज आ गई आपके पास, ठीक है। कि इसका मैग्नीट्यूड a/2 हो गया, एंड फर्स्ट फेजर इज डिनोटेड एज अ पॉजिटिव फेजर, सो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, एंड द सेकंड फेजर इज डिनोटेड एज अ नेगेटिव फेजर, क्योंकि ये क्लॉकवाइज रोटेट करे तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो माइनस एफ नॉट है। दिस थिंग इज ब्रोकन डाउन इनटू दिस थिंग। सिमिलरली दिस फेज स्पेक्ट्रम इज ब्रोकन डाउन इनटू इस फेज स्पेक्ट्रम। इसमें इस वाले का फेजर का फाई है फेज शिफ्ट, दूसरे वाले का क्योंकि एक्स एक्सिस से नीचे, तो आपने इसको -5 करके -5 को शो कर दिया बाय नेगेटिव डायरेक्शन, तो पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो पॉजिटिव फेजर को फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव एफ नॉट, नेगेटिव फेजर को फ्रीक्वेंसी माइनस एफ नॉट से शो कर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? और इसकी जो ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ऊपर इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप खोल के पूरा एड अप करें, यही वाली चीज आपके पास आ जाए, ठीक है। इसको खोल के कैसे एड अप कर सकते हैं? यूलर्स आइडेंटिटी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ए कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, इसको हम कैसे शो कर सकते हैं कि इसके बराबर है, उसको करके देखते हैं। गेट योर पेंसिल्स पेन्स आउट, गेट अ पेपर, उसको प्रूव करना है कि ये जो एक पॉजिटिव फेजर है इसको दो में कैसे तोड़ा जाता है। तो इसको तोड़ के फेजर को एक से दो में तोड़ के तो प्रूव करके बताना है, कैसे प्रूव करेंगे। गेट योर पेन्स एंड पेपर्स आउट, यूलर्स आइडेंटिटी, ठीक है। हम ये वाली ऊपर वाली स्टेटमेंट को प्रूव करने चले, ठीक है, कि एक पॉजिटिव फेजर को दो में कैसे तोड़ा जाए। कमिंग टू द व्हाइट बोर्ड, क्लियर, ठीक है। तो हमने ये चीज प्रूव कर दी है। क्या प्रूव करना है? ये ए कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव इज इंडीड इक्वल टू टू फेजर जिसको तोड़ दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव फेजर। तो 1/9 का प्रूफ है, ठीक है। जो फेजर क्लॉकवाइज घूम रहा होता है वो ये, जो फेजर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होता है, इसको आराम से हम कर सकते हैं proof। तो ये क्या, ई पावर जे, कॉमन ले लिया जे को, जे फाइव प्लस जे ओमेगा टी, ठीक है, जे फाइव प्लस जे ओमेगा टी कॉमन ले लिया, इसी तरह से यहाँ भी कॉमन ए बाई टू को बाहर कॉमन रख लिया, और उसको हमने यूलर आइडेंटिटी से एक्सपेंड कर दिया, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस जे साइन ओमेगा टी, जैसे इसको खोल लिया हमने, ये हो गया प्लस कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो माइनस जे साइन ओमेगा टी प्लस, ये वाला से कट
ये हो गया 2 cos ओमेगा t प्लस पाई a बाई ये 2 से कट गया, तो हमारे पास ये चीज प्रूव हो गई। ठीक है, तो एक पॉजिटिव फेजर को आप दो फेजर में तोड़ सकते हैं, मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगा दोनों फेजर्स का, और एक के डायरेक्शन को पॉजिटिव साइन से एसोसिएट करके के डायरेक्शन को माइनस। ठीक है, ये प्रूफ सबको समझ में आ गया। ठीक है, ये प्रूफ सबको समझ में आ गया। इसके लिए हमने वो यूलर्स आइडेंटिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल किया। ये जो हमने खोला है ये यूलर्स आइडेंटिटी है जो हमने ये ने में। ठीक है, ये यहाँ तक सबको समझ में आ गया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। मेरी आवाज सबको आ रही है? यस जी सर। सर। ठीक है, सबको समझ में आ गया। ठीक है, तो लेट्स गो बैक टू द स्लाइड्स। अब जो ऑब्जेक्टिव था मेन उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, तो हमने बेसिकली फोरियर सीरीज देखा फॉर पीरियोडिक सिग्नल, स्पेक्ट्रम उसका डिसकंटिन्यूअस है। फोरियर ट्रांसफॉर्म इज फॉर ए पीरियोडिक सिग्नल, उसका स्पेक्ट्रम जो है कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है। बेसिकली ये आपको यही बता रहे हैं फोरियर सीरीज की ही, ये आपको जो रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं एक्सपोनेंशियल, तो वो आपको यही बता रहे हैं ओरिजिनल सिग्नल इज कंपोज्ड ऑफ लॉट ऑफ लेगो ब्लॉक्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और इसके जो लेगो ब्लॉक्स हैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे बताया जा सकता है कि साइन वेव और कॉस वेव्स दोनों को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम उसको एक मैग्नीट्यूड हमने जेनेरिक दे दिया, जो भी उस हार्मोनिक का या उस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड होगा, ये उसका एम्पलीट्यूड होगा, ये उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और ये उसके मल्टीप्ल। ठीक है, तो हम साइन वेव्स को भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हम कॉस वेव्स को भी ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा, ये वाली कहलाती है एक्सपोनेंशियल या फेजर। ठीक है, ये वाली कहलाती है एक्सपोनेंशियल या फेजर रिप्रेजेंट। ठीक है, और उसमें कोफिशिएंट जो हम पहले इंटीग्रल के फॉर्मूला से निकाल लेते हैं, अब उसका फॉर्मूला भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चला गया। ठीक है, यहाँ पे कॉस और साइन की जगह भी है एक्सपोनेंशियल से इनर प्रोडक्ट हमने। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको पता चल गई कि ये भी साइनोसॉइडल वेव्स को ही रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल। ठीक है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म जब हम निकालते हैं, जो इसका इंटीग्रल है उसमें हम फंक्शन लेते हैं, उसका इनर प्रोडक्ट लेते हैं बाय दिस, और मतलब जो मतलब मेन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है v ऑफ t, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है तो आपने इंटीग्रल लेना है उसका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, इनर प्रोडक्ट उसका लेना है e टू द पावर माइनस जे टू बाई एफ टी से। ठीक है, दिस इज बेसिकली ऑल द पॉसिबल साइनोसॉइडल फंक्शंस। जब इसका इनर प्रोडक्ट आप इससे लेते हैं तो इसमें से बेसिकली इसकी मिसाल ऐसे हैं जैसे बजरी चाटते हैं आप। ठीक है, आपके पास एक नेट होता है, उसमें आप बजरी को छानते हैं, बजरी के पार्टिकल्स उसमें से छन के नीचे चले जाते हैं, पत्थर ऊपर रह जाते हैं। या आपकी मदर घर में आटा दाल को छानती है, वो बेसिकली रिक्वायर्ड चीज़ जो है वो नेट में से पास हो जाती है या नेट के ऊपर रह जाती है और दूसरी चीज़ फिल्टर होकर नेट के दूसरी तरफ चली जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से इसका फंक्शन एक नेट की तरह है। थिंक ऑफ इट एज these are all the possible frequency components in the world। जब आप इसका इसके साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे तो जो इसके अंदर मौजूद होंगे वो छन के बाहर निकलेंगे, उसको आप कहेंगे वी ऑफ एफ, यानी कि ये इसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। इसी तरह से इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म जब आप लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम टाइम, इसका मकसद क्या है कि हम टाइम डोमेन फंक्शन से उसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को निकालें। इसी तरह से उल्टा हम जब लेंगे दैट विल बी द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी डोमेन का फंक्शन होगा, उससे हम वापस उसके टाइम डोमेन फंक्शन की जानिब जाएंगे बाय टेकिंग दिस रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, तो ये रिवर्स प्रोसेस इससे मिलता जुलता ही है, सिर्फ यहाँ माइनस की जगह यहाँ पे प्लस आ गया। ई टी की जगह यू आर टेकिंग द इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू टी एच, क्योंकि यू आर स्टार्टिंग विद अ फंक्शन ऑफ एक्स।
ठीक है, तो ये दोनों मिलते जुलते हैं। बस ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा कि इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते बच्चे। इसका रट्टा तो लगा लेते हैं कि अभी हम इस्तेमाल भी कर लेंगे, इसका रट्टा भी लग जाएगा, लेकिन इसका बेसिकली मकसद क्या है? कि इसका मकसद ये है कि जो हमने पहले किया था, कि पहले जो हमने किया था, एक साइड में शेयर करा दूँ। तो पहले हमने ये कंपोनेंट्स के जो मैग्नीट्यूड थे उसको फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया था। ठीक है, यहाँ पे भी इनर प्रोडक्ट ले रहे थे। ठीक है, डीसी का फॉर्मूला तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इंटीग्रेट डिवाइड बाय द टाइम पीरियड। यहाँ पे क्या कर रहे थे? टेक द फंक्शन मल्टीप्लाई इट बाय दिस, टेक द फंक्शन मल्टीप्लाई इट बाय दिस। तो यू कैन थिंक ऑफ दिस इज द ऑल पॉसिबल कॉस्ट हार्मोनिक्स इन द वर्ल्ड। इसको जब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वाले निकल के आ जाएंगे जो कि इसके अंदर मौजूद है। इसी तरह से दीज आर ऑल द पॉसिबल साइन हार्मोनिक्स इन द वर्ल्ड। तो इसके साथ जब प्रोडक्ट करेंगे तो वो वाले निकल के आ जाएंगे जो कि इसके अंदर मौजूद है। या अगर मौजूद नहीं होते तो जीरो हो जाते हैं। जैसे एक बार हमारा ए एन जीरो था, इसका मतलब उसके अंदर कॉस के हार्मोनिक्स नहीं थे। अगर कुछ होते तो ए एन निकल के आ जाते। ठीक है, बेसिकली यही वाला कंसेप्ट है, सिर्फ यहाँ पे अब आपने उसको एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन या फेजर से रिप्रेजेंट किया। गोइंग बैक टू द फोरियर ट्रांसफॉर्म स्लाइड। ठीक है, यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे उस कॉस और साइन की जगह बस आपने अब उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अगर इसके अंदर मौजूद होंगे तो वो निखर के या छन के सामने आ जाएंगे वी ऑफ एफ के अंदर। ठीक है, अभी हम एक एग्जाम्पल करेंगे तो ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, मूव फॉरवर्ड। ठीक है, ये वाली जो स्लाइड है बेसिकली मुझे कह रही है फोरियर ट्रांसफॉर्म एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। उसके अंदर भी एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम है, उसके अंदर भी फेज स्पेक्ट्रम है। ठीक है, इसके अंदर f इज इक्वल टू जीरो पे जो आप वैल्यू निकालेंगे इट इज सेम एज ए नॉट विच इज द एवरेज एंड डीसी वैल्यू जो फोरियर सीरीज के केस में था। अगर आपका फंक्शन रियल है तो उसका मैग्नीट्यूड और फेस प्लॉट के अंदर ये दो प्रॉपर्टीज हैं। ये मैं भी आपको थोड़ा सा बाद में बता दूंगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो मैं बाद में बता दूंगा, या चले अभी बता दूंगा। ठीक है, ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है यहाँ पे जरा मैथ्स में लिखी हुई है, मैं जरा आपको रसम आसान शब्दों में बता दूं। ठीक है, ये चीज तो हमने देख ही ली है कि एक फेजर जो है, कोई भी साइनोसॉइडल फंक्शन का जो फेजर है उसको दो के अंदर तोड़ा जा सकता है। तो उसके मैग्नीट्यूड को आधा करके आप कहते हैं कि एक जो उसका है वो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज, और मैग्नीट्यूड आधा होता है। तो ये अगर ओमेगा से ऐसे घूम रहा था तो अब एक ओमेगा से ऐसे घूम रहे हैं और एक ओमेगा से ऐसे। ठीक है, इसी चीज को जब हम स्पेक्ट्रम में ट्रांसलेट करते हैं तो एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है तो ब्रेक हो जाते हैं इनटू अ टू साइडेड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। इसी चीज का स्पेक्ट्रम ये था एफ नॉट के ऊपर एम्पलीट्यूड ए है। इसका जो स्पेक्ट्रम है वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइड में आ गया, यानी कि एक प्लस एफ नॉट साइड में, एक माइनस एफ नॉट साइड में, और दोनों का मैग्नीट्यूड हो गया हाफ। ठीक है, तो ये चीज इसके बराबर है बिल्कुल उसी तरह से जैसे ये चीज इसके बराबर है। ठीक है, इस पर कोई सवाल किसी का? या कि स्लाइड में भी देखा था, जैसे एक फेजर को दो में तोड़ा जा सकता है, एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को भी दो में तोड़ा जा सकता है, और ये दोनों जुड़ के इसी के बराबर बन जाए। ठीक है, इस पे किसी का कोई सवाल नहीं? कोई सवाल नहीं है किसी को? ठीक है, एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को दो में तोड़ा जा सकता है, चाहे वो एम्पलीट्यूड को या फेज को। अभी हमने एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम आगे लेके चलें तो हम कहते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म में जब हम चले जाते हैं तो फिर हमें फेजर नोटेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फोरियर सीरीज में तो इतनी ही पड़ रही थी, तो हम इसी कंसेप्ट पे लेके चलते हैं कि एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को दो में तोड़ा जाता है। आपके पास दुनिया का कोई भी सिग्नल है, अगर पीरियोडिक नहीं है, लेट से कोई भी सिग्नल है आपके पास, लेट से एक पल्स है, अब ये पीरियोडिक नहीं है क्योंकि ये अब एक पल्स के बाद दोबारा कोई पल्स नहीं है। एक पल्स का जब आप स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो इसके भी दो स्पेक्ट्रम बन सकते हैं। एक बनेगा एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी, एक बनेगा फेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी, जैसा कि हम अभी तक देखते हैं। ठीक है, तो
फोरियर सीरीज में क्या होता था, स्पेक्ट्रम जो है वो डिस्क्रीट होता था इस तरह से, ठीक है, बीच में गैप होते थे, ठीक है। इसके अंदर क्या है, स्पेक्ट्रम आपका कंटिन्यूअस है, पहला फर्क। इसके अंदर जो स्पेक्ट्रम है वो इस तरह से कोई कंटिन्यूअस होगा, यानी कि हर फ्रीक्वेंसी पे कोई फेज डिफाइंड होगा, हर फ्रीक्वेंसी पे कोई एम्पलीट्यूड डिफाइंड होगा, ठीक है। तो आपको जो तीसरा पॉइंट है वो क्या कह रहा है, तीसरा जो पॉइंट है वो ये कह रहा है, ये जो आपका एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम है वो आपका इवन फंक्शन है, ठीक है। पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को पॉजिटिव और नेगेटिव दो साइड में तोड़ा जा सकता है, ठीक है, हमने देखा था, तो हमने इसी साइड को तोड़ के दो साइड पे लाए, और अब क्योंकि कंटिन्यूअस है तो गैप्स तो है नहीं, ठीक है। पॉजिटिव जो एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम है इट्स अ इवन फंक्शन, जो फेज स्पेक्ट्रम है इट्स अ ऑड फंक्शन। तो हम पॉजिटिव स्पेक्ट्रम को टू साइडेड स्पेक्ट्रम में तोड़ सकते हैं, एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम हमेशा इवन होगा और फेज स्पेक्ट्रम ऑड होगा, ठीक है। ये बात हमको समझ में आ गई। ये जो स्लाइड पे बुलेट नंबर 3 है उसका मतलब ये है, वो मैथ्स में लिखा हुआ है, ये मैंने आपको आसान करके बताया। और ये क्यों होता है, इट इज ड्यू टू द मैथमेटिक्स ऑफ द फेजर्स, ठीक है। इसमें ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं क्योंकि आपका टू क्रेडिट आवर का कोर्स है, बस ये लेकिन मोटी मोटी बात ये बताओ, ठीक है। गोइंग बैक टू द स्लाइड, ठीक है, तो वो बेसिकली आपको यही बता रहे हैं, ठीक है। जब v ऑफ माइनस एफ v ऑफ एफ के बराबर हो जाता है तो ये इवन फंक्शन है, और v ऑफ माइनस एफ v ऑफ एफ के बराबर होता है तो ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो ये सॉरी v जब v ऑफ माइनस एफ v ऑफ एफ के बराबर होता है तो ये इवन फंक्शन होता है, और v ऑफ माइनस एफ माइनस v ऑफ एफ के बराबर होता है तो ये ऑड फंक्शन होता है। तो आर्ग्यूमेंट का मतलब है फेज, इसका फेज स्पेक्ट्रम ऑड है, और इसका ये मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम जो है ये इसका एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम, ठीक है। हमें एक का अब निकाल के देखते हैं, ठीक है। अब हमने कहा हमारे पास एक ही पल्स है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर फंक्शन से आप पहले फेमिलियराइज हो चुके हैं। हम बेसिकली एक का निकाल रहे हैं, तो अब इसमें फोरियर सीरीज तो लगेगी, तो इसमें लगेगा फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो ये एक ही मेरे पास रेक्टेंगुलर पल्स है, इसका निकाल के देखते हैं कैसे निकलता है, ठीक है। अब इसकी जो पल्स ड्यूरेशन है वो है टॉ, स्ट्रेचेस फ्रॉम माइनस टॉ बाई टू टू प्लस टॉ बाई टॉ, ये हमने देखा था पहले। तो इसकी जो इक्वेशन है रेक्टेंगुलर पल्स के फॉर्म में वो ए पल्स का सिंबल टी बाई टॉ, क्योंकि इसकी पल्स विड्थ टॉ है। तो मैथमेटिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज इक्वल टू ए फ्रॉम टी इज इक्वल टू माइनस टॉ बाई टू प्लस टॉ बाई टू, अदरवाइज इट इज। इसको निकालने के लिए हम वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो देखा था, वी टेक द इनर प्रोडक्ट ऑफ दिस विद ए ई टू द पावर माइनस जे टू बाई एफ टी, तो इसके अंदर से फिल्टर होके वो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स या वो फेजर्स आ जाएंगे जिसके अंदर मौजूद होंगे। दिस रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ द ऑल द फेजर्स पॉसिबल इन द वर्ल्ड, ठीक है। और इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ठीक है। वी टेक द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी जब v ऑफ f निकालते हैं, ये इसका फॉर्मूला है, पिछली स्लाइड में मेंशन्ड है। जब इसको आप इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, e टू द पावर माइनस जे टू पाई एफ टी का जो ट्रांसफॉर्म है वो इससे इंटीग्रल जो है वो इससे डिवाइड हो जाएगा, माइनस जे टू पाई एफ, ये वाली लिमिट्स लगा दी, लिमिट्स को पुट कर दिया तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, ए टू द पावर ई माइनस जे पाई एफ टी ओवर माइनस जे टू पाई एफ प्लस ई टू द पावर जे पाई एफ टॉ, सॉरी टॉ था यहाँ, ठीक है, अब हमने टॉ पुट कर दिया, ठीक है। तो ये जब हमने दोनों लिमिट्स पुट कर दी तो हमारे पास फाइनल चीज ये आ गई वी ऑफ एफ। इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है? इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं ये देखते हैं। तो हम यूलर फंक्शन से खोल के सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो अगेन गेट योर पेन्स एंड पेपर्स आउट, तो मैं आपको प्रूव करके बता दूँ ये तो मैं प्रूव करके बता देता हूँ कि ये कैसे रिड्यूस हो गए इस एक फंक्शन के फॉर्म में आ गया जिसको कहते हैं सिंक फंक्शन, तो ये एक बहुत पॉपुलर फंक्शन होता है इंजीनियर्स के लिए।
इसको इस फॉर्म में लाके देखते हैं। तो गो टू द व्हाइट बोर्ड। हमने ये प्रूव करना था कि ये सिंप्लीफाई हो सकता है टू द पावर जे। ठीक है, इसको यूलर से खोल लें आप। अगर इसको कॉमन लेंगे, ठीक है, इसको यूलर से खोलें और जल्दी से सिंप्लीफाई करें। तो यूलर से खोल लें। सर ये टाउ अपॉन 2 नहीं था? कहाँ पे? लिमिट टाउ अपॉन 2। उससे ये 2 कट गए ना। ये नजर आ रहा है सबको? सवाल Yes. किससे पूछा था? आप ये वाला जो 2 है ना, वो इस 2 से कट गया। आप कह रहे थे ना टॉ बाय 2 है, यहाँ पे 2, वो 2 इस, वो 2 इस वाले 2 से कट गया। जब टी को टाउ बाय 2 डाला तो टाउ आ गया, और ये वाला जो 2 था वो इस ऊपर वाले 2 से कैंसिल हो गया। अब आगे सबको बात समझ में? बात समझ में आ गई? किसने पूछा था सवाल? जब टी को टॉ बाय 2 डाला तो ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो गया। देखें ऊपर वाला 2 भी नहीं। जी जी सर। सही है। गो बैक टू द व्हाइट बोर्ड। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस कॉस। ठीक है, ये फॉलो कर रहे हैं सब? ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा ये। ठीक हो गया। जैसे क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं? टू से कैंसिल हो गया, ये से कैंसिल हो गया, ये हो गया ए ओवर 5f साइन 5f तो। ठीक है, यहाँ तक सब लोग फॉलो कर रहे हैं? यहाँ तक सब फॉलो कर रहे हैं? जी जी सर। ठीक है, अब मेरे पास एक स्पेशल फॉर्म आ गई इसकी। इसमें सिर्फ से एक साइन फंक्शन आ रहा है, पाई एफ तो, और ऊपर और नीचे आ रहे हैं ए ओवर पाई एफ। ठीक है, तो मेरे पास एक खास फंक्शन होता है। ठीक है, मैं ये वाली साइड या यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, एक मैथमेटिक्स ने एक फंक्शन डिफाइन किया है जिसको हम कहते हैं साइन ऑफ नेक्स्ट टाइम। अगर मेरे पास कुछ इस तरह का फंक्शन है, साइन ऑफ सम आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आर्ग्यूमेंट जो भी है वो साइन का जो भी थीटा है, और नीचे भी अगर वैसे ही आर्ग्यूमेंट आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ इस तरह से आ जाए मेरे पास साइन ऑफ 5t ओवर 5t, यानी कि जो साइन का आर्ग्यूमेंट है वही चीज डिनोमिनेटर में आ जाए, उसका एक स्पेशल नाम है, उसको मैं कहता हूँ सिंक फंक्शन। ठीक है, सिंक फंक्शन एक इसका स्पेशल नाम है। सिंक फंक्शन ड्रॉ करूँ तो कैसे आता है? इस तरह से आता है।
ठीक है, यानी कि स्टार्ट वो एक मैक्सिमम से करता है, दोनों डायरेक्शन में जाता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो एम्पलीट्यूड है ये कम होती जाती है। ठीक है, तो एक खास नाम है सिंक फंक्शन का। ये जब फॉर्म होता है जब साइन का जो आर्गुमेंट है वही चीज़ डिनोमिनेटर में। यहाँ पे मेरे पास जो चीज़ इधर है वैसी मिलती जुलती चीज़ है, लेकिन क्या चीज़ मिसिंग है? टॉ मिसिंग है। तो मैंने एक टॉ इधर लगा दिया, एक टॉ इधर लगा दिया, उनका ये हो गया ए टॉ ओवर पाई एफ टॉ साइन पाई एफ टॉ। अब मेरे पास एक स्पेशल नाम इसका जो है वो है सिंक फंक्शन, हो गया ए टॉ सिंक एफ टॉ। ठीक हो गया। ये सिंक फंक्शन जो है वो ये फंक्शन है, इट्स अ मैन मेड फंक्शन। ठीक है, इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू को हम रिस्ट्रिक्ट करके 1 कर दें, हालांकि वैसे इसकी वैल्यू इनडिफाइंड है, क्योंकि अगर टी को यहाँ पे 0 कर दें तो ये हो जाएगा साइन 0/0 एंड 0/0 इज अनडिफाइंड। दिस इज अ मैन मेड फंक्शन। जहाँ पे ये अनडिफाइंड होता है वहाँ पे इसकी वैल्यू फोर्स करके हम कह देते हैं 1 है, बाकी हर जगह ये डिफाइंड है, बाकी किसी भी टी की वैल्यू पे ये डिफाइंड है। ठीक है, यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई? तो Yes, sir. इसकी जो रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म है, वो जो न्यू फॉर्म है वो गई ए टॉ सिंक एफ टॉ। लेट्स गो बैक टू द स्लाइड्स। ठीक है, ये वाली फॉर्म में हम इसको लेके आ गए, ए टॉ सिंक एफ टॉ, वेयर सिंक इज अ न्यू फंक्शन जस्ट डिफाइंड फॉर यू। सिंक फंक्शन को जब हम प्लॉट करेंगे मैटलैब में तो इस तरह से कर सकते हैं plot। ठीक है, हमने इसी फंक्शन को मैटलैब में इस तरह से कमांड दी। ये आपका जॉब है, ये आप जाके करेंगे, क्योंकि मैं असाइनमेंट में आपको मैटलैब का टास्क जरूर दूंगा। आपका जो वो है क्या कहते हैं जिसको, वो जो स्पेशल टास्क होता है हर कोर्स में, वो भी क्या कहते हैं इसको, जो आपको हर कोर्स में एक प्रॉब्लम स्पेशल दी जाती है, क्या कहते हैं इसको? Complex CP. हाँ, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। जी, मैं आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जब दूंगा तो फिर आपको इस तरह का मैटलैब से भी उसको वेरीफाई करना होगा। ठीक है, तो प्लीज़ ये सारे कोड जो मैं आपको दे रहा हूँ ये घर जाके रन किया करें। इसी को पिछले वाले एग्जाम्पल को जब हम प्लॉट करेंगे तो इसका जो सिंक फंक्शन है वो इस तरह से आएगा। ठीक है, हम नोट करें, मैं यहाँ पे सिंक फंक्शन का एब्सोल्यूट प्लॉट कर रहा हूँ। एब्सोल्यूट का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। तो आपको जो मैंने सिंक फंक्शन दिखाया था वो एक्चुअली ऐसे जाता है, नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है फिर ऊपर आता है। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट यानी कि मॉड किया हुआ है तो उसने नीचे वाले को भी ऊपर दिखा दिया। लेकिन आप ट्रेंड देख लें, वही है कि उसका एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश होता जा रहा है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही है? मेरी बात सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब ये है कि मुझे 0 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इतने एम्पलीट्यूड का, ये एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम है। 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कम एम्पलीट्यूड, 2 हर्ट्ज की थोड़ा सा कम, 3 हर्ट्ज की, 10 पे पहुंच के क्या हो गया? 0 हो गया। 11 पे फिर मुझे चाहिए, 12 पे फिर मुझे चाहिए, 13, 14, 20 पे फिर जाके क्या हो गया? 0 हो गया। 30 पे फिर जाके क्या हो गया? 0 हो गया। मेरी बात आ रही है सबको समझ में? ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं जो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो अगर आप समझ गए तो सब समझ गए। ठीक है, ये सब मैं रब कर रहा हूँ। बेसिकली मैंने कहा कि एक अगर मेरे पास इस तरह की पल्स है टाइम डोमेन में, उसका जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है वो ये है। ठीक है, इसका मतलब मुझे ये तमाम फ्रीक्वेंसीज चाहिए बहुत हाई एम्पलीट्यूड की। लेट्स से ये एम्पलीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है। ये वाले लेगो ब्लॉक्स मुझे बहुत हाई एम्पलीट्यूड के चाहिए। जैसे जैसे मैं इधर जाता जा रहा हूँ इनका एम्पलीट्यूड क्या होता जा रहा है? डिमिनिश होता जा रहा है। ठीक है, मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, ये वाले लेगो ब्लॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, यानी कि ये जो लेगो ब्लॉक्स हैं ये ऐसे हैं जिनका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है लेकिन एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता घटता जा रहा है। आ रही है सबको बात समझ में? यहाँ पे जो लेगो ब्लॉक्स हैं ये ऐसे दिख रहे हैं, और ये वाले जो लेगो ब्लॉक्स हैं ये कैसे दिख रहे हैं? ऐसे हैं। आ रही है सबको मेरी बात समझ में? आ रही है मेरी बात सबको समझ में?
मेरी आवाज सबको आ रही है? क्लास में कोई मौजूद है? यस सर, सर, आपकी आपकी आवाज समझ आ रही है सर अभी। ये चीज समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने लास्ट में बताया, ये चीज समझ में आ रही है सबको? देखो, मैंने आपसे कहा था बच्चे खेलते हैं लेगो ब्लॉक्स खेलते हैं, ठीक है? कुछ बच्चे होते हैं वो इन लेगो ब्लॉक से कोई दीवार इमारत बना सकते हैं। इसी लेगो ब्लॉक में कुछ ब्लॉक्स होते हैं वो बहुत मुन्ने मुन्ने से होते हैं, ठीक है? तो मैं अपनी इमारत को इन ब्लॉक्स की मदद से अच्छी तरह से बना सकता हूँ। इनकी इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे भी मैं यही कह रहा हूँ कि इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, इन लेगो ब्लॉक्स की बहुत ज्यादा है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, दिस इज अ टू साइडेड स्पेक्ट्रम। और ये भी अब आपको पता है कि एक सिंगल साइडेड स्पेक्ट्रम को टू साइडेड में बना सकते हैं। एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम इवन फंक्शन होता है, तो दिस इज अ एम्पलीट्यूड फंक्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो कुछ लेगो ब्लॉक्स आपके बड़े बड़े हैं, इससे इमारत बनाने में आपको ज़्यादा मदद मिल रही है, इनकी मदद बहुत कम मिल रही है। यानी कि इन वाले लेगो ब्लॉक्स की मदद कम चाहिए आपको, इनकी ज़्यादा चाहिए। ये बात समझ में सबको आ गई? ठीक है, तो अगर आपके पास एक सिंगल पल्स है तो उसका स्पेक्ट्रम ऐसा है, कैसा है? कंटिन्यूअस है, गैप नहीं है। पिछले वाले स्पेक्ट्रम कैसे होते थे? ऐसे होते थे। में आपके पास डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम नहीं है, कंटिन्यूअस है, नो गैप। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट बढ़ता जा रहा है, लेगो ब्लॉक का एम्पलीट्यूड डिमिनिश होता जा रहा है। ये सबको समझ में आ रही बात? सबको आ गई ये बात समझ में? यस सर। ठीक है, अभी इसको बहुत गौर से सुनो, ये बड़े काम की बात है। एज ए इंजीनियर ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आप सब लोग जो है इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? यस सर। ठीक है, इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप होती है जिसको कहते हैं रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। ठीक है, तो अगर आपके पास मोटी पल्स होती है तो उसका स्पेक्ट्रम ऐसा होता है, पतली पल्स होती है तो उसका स्पेक्ट्रम ऐसा होता है। ठीक है, क्या फर्क है दोनों में, मुझे कोई बताए? सर विथ का फर्क है। विथ का फर्क है। मोटी पल्स टाइम डोमेन में, पतला स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी डोमेन में। पतली पल्स टाइम डोमेन में, मोटा स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी डोमेन में। उसका मतलब यह है कि यहाँ पे तुम्हें ज्यादा लेगो ब्लॉक्स चाहिए इसको बनाने के लिए। ठीक है, इनकी तो मैंने कहा इफादियत कम है क्योंकि ये बहुत छोटी एम्पलीट्यूड के हैं। तुम्हें यहाँ पे कम लेगो ब्लॉक्स चाहिए जिनका एम्पलीट्यूड हाई है। इस पल्स को बनाने के लिए तुम्हें कम लेगो ब्लॉक्स चाहिए, या लेट से तुम्हें कम हाई फ्रीक्वेंसीज चाहिए। ठीक है, लेट से इसका जो स्पेक्ट्रम है वो यहाँ 5 लेट से मेगा हर्ट्स तक का, इसका जो स्पेक्ट्रम यहाँ पे लेट से ये है 50 मेगा हर्ट्स तक। तो यहाँ पे तुम्हारे जो लेगो कंपोनेंट्स हैं जो कि एप्रिशिएबल एम्पलीट्यूड रखते हैं वो कम है, और वो खाली 5 मेगा हर्ट्स तक जाते हैं। यहाँ पे तुम्हें ज़्यादा चाहिए एप्रिशिएबल एम्पलीट्यूड के, यहाँ तक चाहिए 50 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, जब आपको तेज इंटरनेट चाहिए होता है तो आपके ख्याल में आपको ये सिचुएशन चाहिए या ये सिचुएशन चाहिए? तेज इंटरनेट के लिए ए चाहिए या बी चाहिए? बी। बी चाहिए, क्योंकि आप चाहते हैं आपके वंस और जीरोस इतने पतले हो जाएं उतने ही टाइम में, जितने टाइम में यहाँ 4 वन आएंगे तुम्हारे यहाँ पे 50 वन जीरो आ जाएंगे, क्योंकि इसकी पल्स विड्थ पतली है। लेकिन कॉस्ट क्या है? तुम्हें ज्यादा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट चाहिए, यानी कि क्या चाहिए? ज्यादा ज्यादा बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी चाहिए, कंपोनेंट। ज्यादा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स चाहिए। तो उन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स के लिए ज्यादा तुम्हें बैंडविड्थ चाहिए, जो अक्सर लोग कहते हैं बैंडविड्थ नहीं है, स्पीड नहीं है। तो तुम्हें ज्यादा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स चाहिए, क्योंकि अब बैंडविड्थ बढ़ गई है तुम्हारी, यहाँ पे बैंडविड्थ कम थी। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब हाई स्पीड चाहिए होती है तो क्या चाहिए होता है हमें? ऑप्टिक फाइबर। और जब कम स्पीड चाहिए होती है तो मोटी पल्स से हमारा काम चल जाता है, हमारा काम
कॉपर केबल से चल जाते हैं। आ गई सबको बात समझ में? इसलिए हम कहते हैं ऑप्टिक फाइबर की बैंडविड्थ ज़्यादा है, वो इन तमाम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को पास कर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कॉपर का केबल इस्तेमाल करूँ तो इन सबको पास नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी बैंडविड्थ कम होती है। बैंडविड्थ कम होने का क्या मतलब है? ठीक है, ये स्लाइड रब कर दूं। देखो, कॉपर केबल है और ऑप्टिक फाइबर केबल है। अब तुम इसके अंदर जब ये सिग्नल दोनों डाल रहे हो तो बेसिकली क्या कर रहे हो, तुम इनके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स डाल रहे हो दोनों में। ठीक है, इसमें भी डाल रहे हो, इसमें भी डाल रहे हो। इसकी जो इस्तिताअत है वो ये, वो खाली कम को भेज सकता है। इसकी जो इस्तिताअत है वो इन तमाम को भेज सकता है। ठीक है, आगे इस आपको बात समझ में? इसके साथ और इसके साथ क्या करेगा? अब ये इसको भेज तो नहीं सकता, इसकी बैंडविड्थ कम है। क्या क्या ट्रैफिक पुलिस की तरह ये मना कर देगा कि तुम लोग रुक जाओ? मना तो नहीं कर सकता, भेजेगा इनको भी, लेकिन क्या करेगा? डिस्टॉर्ट कर देगा। जब इस वाले को भेजेगा, इस वाले को सही भेज देगा। इस वाले को क्योंकि उसके अंदर भेजने की एबिलिटी नहीं है इस हाई फ्रीक्वेंसी को, तो क्या करेगा? इसको भेजेगा तो सही, लेकिन इसको कुछ और बना देगा, ये बना देगा, क्योंकि इसके अंदर एबिलिटी नहीं है इसको भेजने की। अगला वाला जो है इसको भी नहीं भेज पाएगा ये, तो क्या करेगा? इसको भी कुछ और बना देगा। ठीक है, इसको भी ये मे बी शॉर्ट बना देगा, कुछ ट्राइंगल वेव बना देगा। अब जब ये तुम दूसरी साइड पे जाके सिग्नल को जोड़ोगे तो क्या ओरिजिनल सिग्नल मिलेगा तुम्हें? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुमने इसके लेगो ब्लॉक्स करप्ट कर। कॉपर केबल जो है ये कम हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट भेज सकता है, ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में क्या कर देगा? ये इनको भेजेगा तो सही, लेकिन डिस्टॉर्ट कर देगा। लो फ्रीक्वेंसी वालों को तो भेजेगा, जबकि ऑप्टिक फाइबर है, ये लो वालों को भी भेज देगा, ये हाई वालों को भी भेज देगा बगैर डिस्टॉर्ट करे। ठीक है, मेरी बात सबको समझ में आ गई? तो अगर यही चीज ऑप्टिक फाइबर केबल के साथ तुम कर रहे होते, क्योंकि उसकी बैंडविड्थ ज्यादा है, वो तमाम फ्रीक्वेंसी को बगैर डिस्टॉर्ट करे भेज सकते हैं, तो वो इसको लेगा, इसको भी सही भेज देगा, अगले वाले को लेगा, उसको भी सही भेज देगा। अब तुम भेजने के बाद भी ऐड करोगे तो ओरिजिनल सिग्नल ही मिलेगा। ठीक है, आ गई सबको मेरी बात समझ में? सबको मेरी बात समझ में आ गई? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ गई। सबको ये बात समझ में आ गई? बस क्लास खत्म है, आप अटेंडेंस नोट करो। ओके जी।